पाकिस्तान की तारीख का सबसे खतरनाक कत्ल। 12 फरवरी 2025 को ईडी फाउंडेशन को एक डेड बॉडी दी जाती है। इस बॉडी को इतनी बुरी तरीके से जलाया गया था कि इसको जानना नामुमकिन था। 4 दिन डेड बॉडी अपने पास रखने के बाद ईडी फाउंडेशन इस डेड बॉडी को दफना देते हैं। लेकिन ईडी फाउंडेशन के इन वर्कर्स को क्या पता था कि जिस लड़के की ये बॉडी दफना रहे हैं वो एक बेदर्दी से कत्ल हुआ मुस्तफा आमिर है, जिसका मर्डर केस पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख देगा और ड्रग्स माफिया को भी एक्सपोज कर देगा। मुस्तफा आमिर कत्ल केस, मुस्तफा आमिर अगवा और कत्ल केस में मुस्तफा आमिर कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई। 31 दिसंबर 2024 पाकिस्तान में नए साल को खुशामदीद करने की तैयारियां जोरों शोर पे थीं। यहाँ एक तरफ लोग नए साल पर नए रेजोल्यूशन बना रहे थे तो एक तरफ कराची के इलाके डिफेंस में एक नौजवान की खूनी तकदीर लिखी जा रही थी। डिफेंस में मौजूद कामरान कुरैशी के बेंगलोर पर इनके बेटे अरमगान ने पार्टी के लिए अपने दोस्तों को जमा किया हुआ था। इन दोस्तों में से एक मुस्तफा आमिर था, जो कि इस पार्टी के शोर में अपने आप को तन्हा महसूस कर रहा था। इस ही तन्हाई का सबब पूछने के लिए इसकी 4 साल पुरानी दोस्त मार्शा शाहिद मुस्तफा के पास आती है। तो मुस्तफा उस वक्त तो कुछ नहीं बोलता और आखिरकार यही खामोशी मुस्तफा की मौत की खामोशी बनकर सामने आती है। अब इस पार्टी के ठीक 11 दिन बाद मुस्तफा की लाश एक जली हुई कार से बरामद होती है और एक कार समेत मुस्तफा को जिंदा जला दिया जाता है। जहां इस केस के मुख्तलिफ पहलू सामने आते हैं, वहीं अदालतें और पुलिस भी अच्छा खासा चकरा जाती है। तो ये कहानी शुरू होती है 3 साल पहले, जब कामरान कुरैशी का बेटा अरमगान डिफेंस में मौजूद अपने बेंगलोर पे कॉल सेंटर का सेटअप लगाता है, बल्कि अपने बेंगलोर के एक सबसे बड़े कमरे को पार्टी हॉल बना देता है। अपने वालिद की कमाई पे राज करने वाले अमीरजादे की जब खुद की कमाई हाथ आने लगती है तो इसकी जरूरियात में नशों की आदत भी जगह बनाने लगती है। जहां अरमगान बॉस बनकर 30 से ज्यादा लोगों से कॉल सेंटर का काम करवाता था, वहीं दूसरी तरफ वो अपने दोस्तों को पार्टी और नशे करवाने में भी मशगूल था। इस पार्टी के अंदर जो लड़के लड़कियां शामिल होते वो भी अपने अमीर माँ बाप की औलादे थीं। इन्हीं में से एक मार्शा शाहिद थी। मार्शा एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में थी अकॉर्डिंग टू मुस्तफा आमिर मदर। मार्शा शाहिद 4 साल से मुस्तफा आमिर के साथ रिलेशनशिप में थी। वहीं दूसरी तरफ वो अरमगान की दोस्त बनकर मुस्तफा आमिर को धोखा दे रही थी और यही वजह थी कि 31 दिसंबर 2024 को न्यू ईयर की रात मार्शा मुस्तफा के पास आती है और अपनी मीठी बातों से वो मुस्तफा का मूड ठीक करने में कामयाब हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ अरमगान का खून खौल जाता है। नशे की हालत में अरमगान अपना आपा खो बैठता है और पार्टी का माहौल लड़ाई और चीखों पुकार में तब्दील हो जाता है। ये कहानी कोई और नहीं, इसी पार्टी में मौजूद अरमगान का दोस्त शराज पुलिस को सुना रहा था। मार उठाए, इसके हाथ में डंडा एक और लोहे के डंडे से जो है वो उसने मुस्तफा के ऊपर मारना शुरू कर दिया। उसको 2 से 3 तकरीबन डंडे की तरफ लगी तो उसने डंडा पकड़ लिया। जैसे उसने डंडा पकड़ा और मोबाइल घुमाए तो अपने राइफल उठाई और राइफल के साथ 6 जनवरी 2025 की सुबह मुस्तफा आमिर की मदर वजिया आमिर का दिल घबराने लगता है। रात भर इनका बेटा घर से बाहर था और उसका फोन भी बंद जा रहा था। तभी मुस्तफा की मदर कराची के दरख्शा पुलिस स्टेशन में मुस्तफा की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने जाती हैं। इस केस को हैंडल कर रहे होते हैं इंस्पेक्टर अली हसन, जो इस केस को लेकर बहुत गैर संजीदा नजर आते हैं। वो कहते हैं कि मुस्तफा आमिर पे पहले से ही ड्रग्स डीलर की FIR दर्ज है। इस केस का पहला ट्विस्ट था और मुस्तफा आमिर की मदर के लिए एक बहुत बड़ा झटका। दोस्तों, एक माँ से ज्यादा अपने बच्चों को कौन समझ सकता है, और वजिया आमिर फैसला करती हैं कि वो सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज उठाएंगी। दूसरी तरफ इस केस में एक न्यू ट्विस्ट आता है। मुस्तफा की वालिदा समेत अब मुस्तफा के वालिद का भी सब्र टूटता जा रहा था। आमिर शुजा, जो कि मुस्तफा के वालिद थे, वो सबसे पहले अरमगान को कॉल करते हैं, जिसकी वजह मुस्तफा से एक करीबी होना था। जहां एक तरफ अरमगान लाइल्मी का इजहार करता है, वहीं दूसरी तरफ इसी रात मुस्तफा के वालिद को एक इंटरनेशनल नंबर से कॉल आती है। इस कॉल में मुस्तफा के साथ हुई ज्यादती के लिए 2 करोड़ की मांग की जाती है। अब इस कॉल को एविडेंस बनाकर मुस्तफा के वालिद पुलिस स्टेशन जाते हैं और आखिरकार मुस्तफा की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हो ही जाती है। लेकिन पुलिस की गैर संजीदगी देखकर मुस्तफा के पेरेंट्स मुतमईन नहीं होते
होते और गवर्नर सिंध कामरान टसोरी से अपील करते हैं कि इस केस को सीरियस लिया जाए। इस अपील के बाद पुलिस हरकत में आ जाती है और मुस्तफा की तलाश शुरू कर दी जाती है। 11 जनवरी की रात 10:30 बजे इस केस में एक नया ट्विस्ट आता है। जो पुलिस 4 दिन से मुस्तफा को ढूंढने में नाकाम थी, वहीं ऊपर से आई हुई एक कॉल की वजह से इन्होंने रातों रात में मुस्तफा को ढूंढ निकाला। कराची की आखिरी हदूद में बलोचिस्तान के इलाके हब चौकी, जहां से जली हुई कार से मुस्तफा की जली हुई लाश बरामद होती है। फैसल ईदी बताते हैं कि मुस्तफा का धड़ इस कार में मौजूद था, जबकि इसका सर, पैर और यहाँ तक के हाथ भी काट दिए गए थे। पर हर न्यूज चैनल की हेडलाइंस बन जाती है। मुस्तफा आमिर की लाश की खबर सुनकर इस मां पर एक बिजली की तरह गिरती है। वजिया आमिर अब तक सिंध पुलिस को कसूरवार ठहरा रही थी। 11 जनवरी 2025 का दिन था। फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आती है और हब चौकी से लाश के डीएनए और वजिया आमिर के डीएनए मैच हो जाते हैं। दोस्तों, चौथा ट्विस्ट इस केस में जब आता है जब पुलिस ने अरमगान के दोस्त शराज को अरेस्ट किया। शराज बताता है कि मुस्तफा अरमगान के घर गया था। ये वही घर था जहां अरमगान ने न्यू ईयर नाइट्स पे इसकी बेइज्जती नहीं की थी, बल्कि इसी रात मुस्तफा के कत्ल का मंसूबा बनाया था। शराज से मजीद पूछताछ के बाद पुलिस को पता चलता है कि अरमगान ने पहले एक स्टील के पाइप से मुस्तफा को लहूलुहान किया, फिर इस पर एकदम स्ट्रीट फायर कर दिए। शराज के बयान के बाद फॉरेंसिक टीम इसका फोन चेक करती है और इनके हाथ एक बहुत बड़ा सबूत लगता है। था 6 जनवरी को मुस्तफा की जानिब से किया जाने वाला एक वॉइस नोट। राफे भाई, मैं थोड़ी देर अरमगान के घर जा रहा हूँ, वही काली के, तो एक काम करो ना, आप जिम से फ्री हो जाओ एक ही बार, फिर मेरे पास आ जाओ ना, या शावर वावर लेकर आ जाओ, जैसे भी इजी होकर आ जाओ ब्रो। मैं भी अब अपने हिसाब से खेलूंगा बिल्कुल। शराज के बयान और मुस्तफा के आखिरी वॉइस नोट के बाद पुलिस ने अरमगान के घर पर रेड मारने की तैयारी शुरू कर दी। 14 जनवरी 2025 दोपहर के 3:30 बजे थे। एसएसपी तारिक साहब ने हैवी पुलिस फोर्स के साथ अरमगान के घर को घेरे में ले लिया। पुलिस का एक दस्ता आगे की तरफ बढ़ता है। ग्राउंड फ्लोर चेक करने के बाद जैसे ही ये दस्ता सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है, वहाँ से एक मुंह पर घाटा बांधे एक शख्स नमूदार हुआ। ये शख्स पुलिस पर स्ट्रीट फायर खोल देता है, जिसमें पुलिस के 2 जवानों को गोली भी लगती है, लेकिन आखिर में इस शख्स को पुलिस ने धड़ दबोच लिया और नकाब हटाने के बाद पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि अरमगान था। और एक तरफ अब पुलिस अरमगान के घर की तलाशी शुरू करती है, जहां से पुलिस को 60 से ज्यादा लैपटॉप, कुछ मोबाइल फोन और असलहा बरामद होता है। और दूसरी तरफ अब अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी भी अब मंजर आम पर आ गए थे। जनवरी 2025 अब इस केस को कराची के एंटी टेररिज्म कोर्ट नंबर 3 में ऑफिशियली रजिस्टर कर लिया जाता है। जनवरी 2025 कराची के एंटी टेररिज्म कोर्ट नंबर 3 में जज के सामने सबूत पेश किए गए, गवाहों के बयान और फोरेंसिक रिपोर्ट सामने लाई गई। और इस वक्त अरमगान के वालिद ने अपने बेटे को बचाते हुए कहा कि मुस्तफा एक ड्रग्स डीलर था और अरमगान मजलूम है। दोस्तों, यही वो पॉइंट था जिसमें डिफेंस ने केस को मुस्तफा पे शिफ्ट करने की कोशिश की। साथ ही सीआईए ने मुस्तफा के किसी भी ड्रग्स कार्टेल के साथ राब्ता न होने पर इंकशाफ कर दिया था। दोस्तों, केस तो इनिशियल स्टडी में ही समझ आ रहा था, जरूरत थी तो सिर्फ अरमगान का मुंह मजीद खोलने की थी और सच बताने की। अब 18 जनवरी 2025 को अरमगान के घर पर एक दूसरी रेड की जाती है। दोस्तों, पहली वाली रेड में इसको पुलिस की कोई गलती समझे या इत्तेफाक, लेकिन एक कमरा पुलिस की नजर से रह गया था। कमरा खोलने पर वहां से खून की बहुत बदबू आ रही थी। कमरे की चीजें और कमरे की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर लड़ाई हुई हो। कमरे में जगह जगह खून के धब्बे मौजूद थे और फिर वहां से पुलिस को मुस्तफा आमिर का फोन मिलता है और जो खून के निशान थे वो मुस्तफा आमिर की वालदा के ब्लड सैंपल से मैच कर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अरमगान अभी तक पुलिस कस्टडी में ही था और इसने हायरिंग में कहा कि इसको पुलिस ने मारा पीटा है। जब इसकी शर्ट ऊपर करवाई तो मार पीट के कोई निशान नहीं मिले। दोस्तों, आप इसको सिफारिश समझें या असलो रसूख, लेकिन कोई तो ऐसे हाथ थे जो इस केस के पीछे अरमगान को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, एंटी टेररिज्म ने अरमगान को पुलिस रिमांड से निकाल कर जुडिकल रिमांड के लिए सेंट्रल जेल भेजने का ऑर्डर पास कर दिया। 25 जनवरी 2025 अब इस केस की दूसरी पेशी थी और इस पेशी में शहराज खान को पेश किया जाने वाला था।
آخرکار دوستو شراز 164 سیکشن کا بیان دیتا ہے جس میں وہ بتاتا ہے کہ مصطفیٰ کا قتل اسٹیل پائپ اور گولیوں سے ارمغان کے ہاتھوں اس ہی کے گھر میں ہوا تھا۔ دوستو ایک طرف اینٹی ٹیررزم کورٹ نے اس کیس کی سماعت کو مزید ملتوی کر دیا اور دوسری طرف 19 جنوری 2025 جب یہ کیس دوبارہ ATC میں آیا، ATC نے کہا اس کیس میں پولیس کا ریئیکشن بہت سست ہے۔ انہی ریمارکس کے ساتھ 3 پولیس آفیسر کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن دوستو اس کیس میں سب سے بڑا شوق تو یہ تھا کہ جب کورٹ نے ارمغان کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا تھا۔ کورٹ کے اس فیصلے پر پبلک آؤٹریچ اور پولیس پر پریشر بڑھ گیا۔ پولیس نے ارمغان کو ریمانڈ کسٹڈی میں لینے کے لیے ایک اور ریکویسٹ ATC میں جمع کروائی، لیکن پتہ نہیں کیوں ATC کئی دنوں تک سماعت ملتوی کرنے کے بعد پولیس کی یہ ریکویسٹ بھی ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ دوستو سندھ پولیس نے ہار نہیں مانی اور 17 فروری کو سندھ ہائی کورٹ میں اپیل داخل کر دی۔ سندھ ہائی کورٹ نے مختصر سی سماعت سننے کے بعد آخرکار ATC کے فیصلے رد کر دیے اور ارمغان کو ATC کے سامنے پیش کرنے کا فیصلہ دیا۔ جب سندھ ہائی کورٹ کے ریمارکس کے بعد واپس اینٹی ٹیررزم کورٹ میں آیا تو بالآخر 20 فروری کو ATC نے پولیس کو ارمغان کو 4 دن کی فزیکل ریمانڈ دے دی۔ دوستو جہاں پولیس نے ارمغان کا منہ کھلوانے کا پروسیس شروع کیا تو دوسری طرف جوڈیشل مجسٹریٹ نے مصطفیٰ کی لاش کی ایکسہومیشن کی بھی اجازت دے دی۔ ایکسہومیشن پروسیس میں مصطفیٰ کی لاش کو عیدی قبرستان سے نکال کر اس کا پوسٹ مارٹم کنڈکٹ کیا جس سے اس کی موت کی اصل وجہ جانی جائے گی۔ 21 فروری 2025 آخرکار اس کیس کی پیش رفت ہو گئی اور کنوینس کی خبریں سامنے آنے لگیں۔ ان آخرکار دوستو ارمغان قبول کر ہی لیتا ہے کہ میں نے مصطفیٰ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہے۔ انویسٹیگیشن کے مطابق ارمغان نے مصطفیٰ عامر کو اپنے گھر بلایا اور سکہ اچھال کر ٹاس کیا۔ جب ٹاس میں ہیڈ آتا ارمغان مصطفیٰ پہ تشدد کرتا۔ اسی طرح 2 گھنٹے تک مصطفیٰ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور جب مصطفیٰ بے ہوش ہو گیا تو اس کا منہ ٹیپ سے باندھ کر اس کو ہب لے جایا گیا۔ وہاں ایک پہاڑی کے قریب جب ارمغان نے کار کی ڈگی کھولی تو مصطفیٰ اس وقت بھی زندہ تھا، لیکن ارمغان کو بالکل طرز نہ آیا اور اس نے پیٹرول ڈال کر کار کو آگ لگا دی۔ تو اس کیس میں شراز بھی برابر کا مجرم ہے۔ ارمغان نے بتایا کہ شراز اور میں نے مل کر یہ گھنونا کام انجام دیا ہے اور پھر وہاں سے بھاگنے کے لیے ٹیکسی کا استعمال کیا۔ دوستو یہ کیس جتنا سیدھا تھا اس کو اتنا ہی پیچیدہ بنا دیا گیا۔ ظاہر ہے جہاں مجرم کی مالدار فیملی تھی اور دوسری طرف وہ گمنام ہاتھ جو ارمغان کو بچانے کی کوشش میں تھے، تو اس کیس کو مزید پیچیدہ بنانے کے لیے پولیس آفیسر کو معطل کیا جانا، ارمغان کو جوڈیشل کسٹڈی فراہم کرنا، دوستو یہ ایسے سٹیپ ہیں جن کی اس کیس میں کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ دوستو آپ کے حساب سے یہ گمنام ہاتھ کون سے ہیں مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں۔